स्वागत है दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के दूसरे सीरीज में। आज हम लोग सेट 2 को देखेंगे और सेट 1 अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। और सेट 1 में अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चनों को क्या किया गया है कि ऑप्शन के हिसाब से सभी को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो हम लोग आज मॉडल सेट 2 की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमारा पहला सवाल है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? जनन मतलब रिप्रोडक्शन, ठीक है। जो बच्चे सीबीएसई के हैं, ठीक है, उनका कमेंट आ रहा था, मैसेज आया था कि आप प्लीज़ कुछ वर्ड को इंग्लिश में भी बता दिया कीजिए। तो आपको किसी भी तरीके का जो समस्या हो, किसी भी तरीके का अगर आपको परेशानी हो रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसमें बदलाव लाएंगे और कोशिश करेंगे कि हर बच्चा, ठीक है, चाहे वो तेज हो या फिर कितना ही डल क्यों ना हो, ठीक है। अब वो डर रहा है कि हमसे नहीं हो पाएगा, घबराने की बात नहीं है। आप बताइए कि हाँ, आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, आपको कहाँ दिक्कत है, ठीक है। हर वो मेथड को अपनाया जाएगा जिससे कि क्या होगा, आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग क्या देख रहे थे कि पौधे के जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो जनन अंग, ठीक है, ये आपके फूल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? फूल में पाया जाता है, ठीक है ना। इससे रिलेटेड कल हम लोग एक क्वेश्चन को सेट 1 में किए थे। अगर आप नहीं अभी तक देखे हैं तो जाकर सेट 1 देखिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? पुष्प। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? ठीक है, ये जो क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की, वो किस में होती है? तो आप समझिए, प्रकाश संश्लेषण यानी कि इंग्लिश में जिसको फोटोसिंथेसिस बोला जाता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस होने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्या होना चाहिए? तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए सनलाइट होना चाहिए, ठीक है सर, सनलाइट है, सही है। और क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल होना चाहिए, जिसको हरित लवक कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना। जिसको क्या कहते हैं? हरित लवक कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। तो अब किस में पाया जाएगा भाई हरित लवक? जंतुओं में, परजीवियों में, कवकों में, या हरे पौधों में? आंसर आपके सामने है, इसमें ग्रीन प्लांट में। तो आपका आंसर हो गया ग्रीन प्लांट। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? ये जो हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका कि प्रकाश संश्लेषण जब होता है, यानी कि, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, तो वो हमारा ऑक्सीजन बनता कहाँ है? तो ये जो ऑक्सीजन बनता है हमारा H2O से, यानी कि जल से बनता है, ठीक है। जल से हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ये जो ये ऑक्सीजन, ठीक है, हमारा यहां से आता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। जठर रस, कल हमने पीएच मान कल हमने जो पीएच मान लिखवाया था, तो हमने जठर रस, ठीक है, जिसको गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं, ठीक है, कल ही हमने बताया है वीडियो में। अगर जो भी बच्चा पार्ट 1 देखा है उसको बहुत अच्छे से इसका आंसर पता होगा। और इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी। हमने पहले ही कहा है कि आप सभी सेट को ध्यान से देखिए, आप केवल एक सेट देखेंगे, आपका जो आंसर है, ठीक है, वो केवल एक ही सेट में नहीं, अगर आप एक सेट को पूरा देखते हैं ना, तो आप अगले कई सेट में, ठीक है, अगले कई सेट में पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप आसानी से उसका उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा पूछता है कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये होता है कोशिका द्रव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? कल ही बताया है पिछले सेट में हमने इथाइल एल्कोहल, ठीक है। इथाइल अल्कोहल एक था ऑक्सी श्वसन, एक था अनऑक्सी श्वसन, ठीक है, जिसको वायवीय और अवायवीय भी हम लोग कहते हैं। एक वैसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, या फिर हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो कब होता है ये इथाइल अल्कोहल का निर्माण? कब होता है? जब इथाइल अल्कोहल में जब क्या होता है, अवायवीय श्वसन होता है। तो क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल प्लस 2 ATP बनता है। और वायवीय ऑक्सीडेशन में क्या बनता है? ऑक्सीजन में आपका बनता है ग्लूकोज, और क्या बनता है? 38 ATP बनता है ऊर्जा, ठीक है। कल के सेट में सवाल ये था, हमने एक स्टेप आगे बढ़ के समझाया था, और देखिए आज वाले सेट में वही क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। ध्यान से वीडियोस को देखिए, ध्यान से बताए गए सवालों को देखिए, ठीक है। हम पहले भी कह रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं कि एग्जाम में इसका आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगला सवाल है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अब देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा होता है, ठीक है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि, तो
देखिए, अंतःस्रावी जो ग्रंथि होता है और सबसे छोटा, तो ये होता है आपका पिट्यूटरी, ठीक है? ये आपका कौन सा है? पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है? जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, ठीक है? सबसे पौधे के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है? ठीक है ना? तो क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन यानी कि वेपोराइजेशन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन हमको लगेगा कि नहीं उसमें और भी बोर्ड में, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को हम जरूर से डिटेल करेंगे, ठीक है? इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन जिस टाइप के क्वेश्चन को बोर्ड नहीं पूछता है उसमें फालतू समय बर्बाद करना बेकार है, क्योंकि ये आपका रिवीजन, ये जो वीडियो बनाया जा रहा है जिसका पर्पस है रिवीजन करना, ठीक है? घेंघा रोग होते किसकी कमी से है? ठीक है, ग्वाइटर भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्वाइटर। तो ग्वाइटर किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे, ये देखिए कल का आया हुआ क्वेश्चन रिपीट है यहाँ पे, ठीक है? क्या है? प्लाज्मा है। कल ही हमने बताया था कि ब्लड को 3 भागों में बांटा गया है, आरबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, ठीक है? आरबीसी, ठीक है, एक हो गया रक्त हो गया, फिर आरबीसी हो गया। रक्त में क्या होता है? आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है ना, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, और उसके अंदर क्या होता है? प्लाज्मा होता है, ठीक है? और क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स होता है, ठीक है ना? तो रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कि रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर को किससे मापा जाता है? तो इसको स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। किसको? स्फिग्नोमैनोमीटर से, ठीक है? यहाँ पे और भी 2 क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। स्टेथोस्कोप, इससे क्या किया जाता है? इससे आपका हार्ट, ठीक है ना, हार्ट रेट देखा जाता है, ठीक है? धड़कन की गति को देखा जाता है, ठीक है? लैक्टोमीटर का इस्तेमाल क्या किया जाता है? तो दूध, ठीक है, ये दूध को, ठीक है ना, दूध को मापने के लिए, दूध में इसका, दूध की शुद्धता को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसको? लैक्टोमीटर को, ठीक है ना? आमीटर, या फिर हिंदी में इसको एमीटर बोलते हैं, ठीक है? तो आमीटर का इस्तेमाल कब किया जाता है? तो पहले आमीटर सवाल, इससे 2 सवाल और बनता है, ठीक है? एक हो गया, ठीक है, आमीटर, और दूसरा होता है वोल्ट मीटर। आमीटर कैसे लगता है? ये लगता है आपका, बताइएगा जल्दी सोचिए, पैरेलल या सीरीज? तो आमीटर हमेशा आपका लगता है सीरीज, ठीक है? और जो वोल्ट मीटर होता है वो पैरेलल, ठीक है ना? यानी वोल्ट मीटर समानांतर क्रम में और आमीटर सीरीज में। आमीटर कैसे लगता है? सीरीज में, और वोल्ट मीटर पैरेलल में। कुछ थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं कि आपको हमेशा याद रहे। तो यहाँ पे पहले तो इसका आंसर देख लेंगे। रक्तचाप मापने में किसका होता है? तो ब्लड प्रेशर में स्फिग्नोमैनोमीटर का इस्तेमाल होता है। किसका होता है? स्फिग्नोमैनोमीटर का। और हम आ जाते हैं एक सवाल कि आमीटर, ठीक है ना, आमीटर या फिर एमीटर। तो आप ध्यान देंगे कि आपके घर में क्या लगा होता है? इलेक्ट्रिक मीटर लगा होता है। आप देखेंगे कि बाहर पोल पे से आपके यहाँ लाइन आता है, उस मीटर के अंदर गया, ठीक है? और वहाँ से क्या होता है कि करंट, ठीक है, यहाँ पे आया, और इसके अंदर होते हुए वो फिर करंट क्या करता है? बाहर निकल जाता है, ठीक है ना? अगर आप हम आपको पहले ही बताए थे कि सोचिए कैसे पैरेलल होगा और कैसे सीरीज होगा। बताइए, अगर इसको काट दिया जाए तो क्या आगे करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब ये क्या है? ये सीरीज है, ये श्रेणी क्रम में है, ठीक है? और हम लोग देखेंगे अगला वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर आप सीधे समझिए आपके घर का स्टेबलाइजर। क्या? स्टेबलाइजर। वो क्या करता है? जो वोल्टेज बढ़ाने के लिए आप लोग देखते हैं, अगर बहुत अच्छे से देखे होंगे तो उसके अंदर एक मीटर लगा होता है, ठीक है? उस पर लिखा होता है भी, यानी कि वोल्ट मीटर। वो वोल्टेज को मापता है। और उसका प्लग आप कैसे खोजते हैं? आपके घर में जो स्विच दे रखा होता है, ठीक है, जिसमें एक प्लस होता है एक माइनस, आप सीधे लेते हैं, एक प्लस एक माइनस में लगा देते हैं, ठीक है? तो आप यहाँ समानांतर क्रम में लगा रहे हैं, यानी कि क्या? पैरेलली आप इसको क्या कर रहे हैं? कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? कहाँ तक हम लोग कर लिए? 11 तक कर लिए, ठीक है? 12वें नंबर पे बढ़ते हैं, 12th नंबर क्वेश्चन में कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया, है ना, यानी कि वेपोराइजेशन क्रिया पाई जाती, अभी देखो यार, कुछ देर पहले ही पीछे क्वेश्चन हुआ, ठीक है ना? ये जो प्रोसेस होता है ये किस में होता है? तो पौधों में होता है। कहाँ? स्टोमाटा, पत्तियों में, ठीक है? पत्तियों में होता है ये प्रक्रिया। यही कारण है कि गर्मियों में देखिए कि पत्तियां क्या होती है? मुरझा जाती है। सुबह भी पानी दो, शाम भी पानी दो, दोनों समय पानी दिया जाता है। जबकि बरसात में या फिर ठंड के मौसम में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है? कम होती है, तो कम पानी देना होता है। अब ये हम लोग पढ़ेंगे आर्द्रता, है ना, कि जब हमारे वायुमंडल में जितना ज्यादा एटमॉस्फेयर में क्या होगा? ह्यूमिडिटी होगा, तो ये जो वाष्पोत्सर्जन
जो वेपराइजेशन है, बाष्पोत्सर्जन है, ठीक है, अगर ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता पहले से ही ज़्यादा है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो क्या, ठीक है ना, पहले से ह्यूमिडिटी है तो वेपराइजेशन होगा, बहुत कम होगा। ये जैसा ही घटेगा तो ये तेज हो जाएगा, यानी कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपका ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा रहेगा तो बाष्पोत्सर्जन कम होगा, ठीक है। अगर खूब बाष्पोत्सर्जन हो रहा है यानी कि आपका ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में यानी कि हवा में जो नमी है वो कम है। बरसात में के दिनों में देखिए क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा नमी होता है, तो कपड़ा सूख नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसमें बाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है यानी वेपराइजेशन है वो धीरे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन तिलचट्टा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रक्त क्या है? तो देखिए रक्त क्या है, तो रक्त एक तरीके का टिश्यू है। और ये कैसा टिश्यू है? ये कैसा टिश्यू है? ये एक वैसा टिश्यू है हमारे बॉडी में जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। एक वैसा ऊतक है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मूत्र का पीला रंग, ठीक है, यानी कि यूरिन का पीला रंग किसके कारण होता है? तो वो होता है यूरोक्रोम के कारण, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट हम लोग कहाँ देखे थे? पौधों में पाया जाता है, उसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, ठीक है। उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट, ये सब स्किन से रिलेटेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आपके इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में नहीं ये सब पूछा जाएगा, ठीक है। आपको यूरोक्रोम पूछा जाएगा, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट पूछा जाएगा, सफिशियंट है बिहार बोर्ड वालों के लिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? ठीक है, कौन सी एक उभयलिंगी जंतु है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है, यानी कि नर और मादा, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों होता है एक ही में, ठीक है ना। आप केचुआ और केचुआइन आपको नहीं मिलेगा, वो दोनों एक ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? यूरिया, ठीक है ना, यानी हमारे ब्लड में कहाँ से? अब एक बात को समझिए, हम जब खाना खाते हैं तो हमारा लीवर क्या बनाता है, ठीक है ना, हमारा जो लीवर है, ठीक है ना, वो क्या करता है अमोनिया बनाता है। क्या बनाता है? अमोनिया। फिर जब अमोनिया क्या होता है कि पानी से मिलता है, तो पानी से मिलने के बाद क्या करता है? यूरिया में बदल जाता है। अभी आप सोचिए, हमारा अमोनिया कहाँ बना? लीवर में। पानी मिला तब जाके यूरिया बना, तो पानी कहाँ मिल सकता है? सोचने वाली बात है। तो भाई पानी तो हमारा कहाँ मिलेगा? लीवर में, है ना। तो पानी कहाँ मिलेगा जाके? पानी हमारा लीवर में जाके मिलेगा, ठीक है ना। एक सेकंड, एक सेकंड, हमने गलत बोला, ठीक है ना। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है, ठीक है ना, तो ये रक्त में जो प्रवेश होता है वो आपका रक्त में प्रवेश कहाँ होता है? ये आपका यकृत यानी लीवर में ही होता है, ठीक है ना। ये कहाँ होता है? लीवर में होता है, यानी कि यकृत में होता है, ठीक है। और वृक्क क्या करता है? उस चीज को वहां से फिल्टर करके छान के, है ना, पेशाब के रास्ते क्या करता है? हमारे शरीर से इसको क्या करता है? बाहर निकाल देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन, ठीक है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन सा है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा DDT, ठीक है ना, DDT, ठीक है, जिसको हम लोग पेस्टिसाइड्स के रूप में भी जानते हैं। ये एक तरीके का क्या है? ये पेस्टिसाइड्स है, जिसका इस्तेमाल खेतों में किसके लिए किया जाता है? इसको किया जाता है, ठीक है ना, कीटनाशक के रूप में, ठीक है। ये क्या होता है कि एक से जब वो दूसरे में जाता है तो इसका पावर क्या होता है? वो बढ़ते चला जाता है, ठीक है ना। ये इसका पावर क्या होता है? यही यहाँ पे बतलाने की कोशिश किया गया है कि जैव आवर्धन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? ठीक है, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है ना। तो प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्शियरी हो गया। तो प्राइमरी कौन होता है? जो केवल घास फूस खाएगा। सेकेंडरी कौन होगा? जो घास फूस वाले को खाएगा। और जो टर्शियरी होगा या फिर, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेन रूप से होता है आपका, ठीक है ना। और जो टर्शियरी होता है वो कुछ भी खा जाता है, ठीक है ना, जो सर्वाहारी जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। या फिर टर्शियरी में आप सर्वाहारी को ना रख के, ठीक है, आप अपघटक को भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा कहाँ गया ऑप्शन देखेंगे, अपघटक हो गया, मांसाहारी हो गया, शाकाहारी हो गया और सर्वाहारी हो गया, ठीक है। तो आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा? शाकाहारी हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पूछ रहा है, ठीक है। सेकंड में कौन सा हो जाएगा? तो जो मांस खाता है, ठीक है ना। थर्ड में कौन हो जाएगा? ठीक है, या तो सर्वाहारी होगा, ठीक है ना। मान लीजिए सर्वाहारी अगर नहीं है तो आपका अपघटक भी हो सकता है। बोलिए कैसे? एक वैसा बायोम हम रखे हैं, ठीक है, जहाँ हिरन है और एक शेर है, जहाँ हिरन है और एक शेर है। तो घास खाया हिरन, घास को कौन खाया? हिरन खाया, ठीक है ना। घास को कौन खाया? हिरन खाया।
ठीक है, ये घास है, इसको कौन खाया? हिरन खाया। हिरन 1 नंबर पे, हिरन को खा गया शेर, शेर हो गया दूसरे नंबर पे, ठीक है ना। अब हिरन का संख्या कम गया, ठीक है, तो शेर को क्या मिल रहा है? शिकार तो मिल नहीं रहा है। अब शेर क्या होगा? भूख के कारण मरेगा, ठीक है ना। ये हमारा जो जो हमारा जैव मंडल है, ठीक है ना, ये जो हमारा जिसको हम लोग, ये जो इकोसिस्टम जो हमारा है, ठीक है, ये इसी तरीके से चलता है, ठीक है, कि एक कंज्यूमर अगर घटता है तो उसका प्रभाव दूसरे पे पड़ता है। तो जब क्या होगा? शेर मरेगा, ठीक है ना, तो इसको कौन खाएगा? इसको खाएगा यही अपघटक, ठीक है। ये अपघटक क्या करेगा? इसको खाएगा, ठीक है ना, यानी कि उसको कंपोस्ट कर देगा। आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो देखिए, जहां भूमिगत जल, सोचने वाली बात है, ठीक है ना। तो भूमिगत जल के रूप में कौन आएगा? तो कुआं आएगा। समुद्र तो है नहीं, नदी तो है नहीं, तालाब तो है नहीं, ये तो एक जलाशय का स्रोत है, ठीक है ना, जहां पानी क्या है? कलेक्ट रूप से है। धरती के नीचे से तो पानी हमारा कुआं में ही आ रहा है। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। ये देखिए, ये किसके द्वारा बोला गया था? ठीक है ना, तो ये बोला गया था हमारे डार्विनवाद, ठीक है ना। डार्विन का डार्विन के द्वारा इस बात को बोला गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो अभी बताए थे। ये क्या है? ये उत्पादक है, ठीक है ना, ये प्रोड्यूसर है, ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये किस में आएगा? उत्पादक में आएगा। अभी कल का ही एक क्वेश्चन, ठीक है, अंडोत्सर्ग का कारण क्या होता है? तो इसका होता है FSH। कल TSH पढ़ना था, आज FSH आया। अब देखते जाइएगा, सारा क्वेश्चंस आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है। लैंगरहैंस, जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है? ये हमारे शरीर में पाया जाता है अग्नाशय में, ठीक है। अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज, ठीक है। लैंगरहैंस जो है आपको पेनक्रियाज में, ठीक है ना, पाई जाती है। नेक्स्ट है थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण से निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? ठीक है, तो देखिए, यानी कि कहने का मतलब है ना कि किस तत्व के कारण थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वो हमारा बनता है, उसके संश्लेषण में, यानी कि उसके थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमेशा थायरॉक्सिन ग्लैंड से आयोडीन, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग समझे थे, इसकी कमी से क्या कौन सा हो जाता है? ग्वाइटर या फिर घेंघा रोग, ग्वाइटर या फिर घेंघा रोग, ठीक है। हालांकि ये जो वीडियो है वो पूरी तरह डेडिकेटेड है BSAB वालों के लिए, बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड वालों के लिए। इंग्लिश टर्म इसलिए देख रहे हैं कि जो भी CBSE का बच्चा इसको देख रहा है उसको भी अच्छे से समझ में आए। हालांकि CBSE वालों के लिए भी ये 10 सेट के बाद उनका वीडियो आना कंटिन्यू शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो बस 10 सेट तक वेट कीजिए, इनका जिस दिन 10 सेट खत्म हो जाएगा उसके बाद हम तुरंत आप लोग के लिए जो है वीडियोस उस पर हम काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। निसल कणिकाएं पाई जाती है, तो निसल कणिकाएं कहाँ पाई जाती है? आज के सेट में बायो का क्वेश्चंस काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो निसल कणिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो न्यूरॉन। कहाँ पाई जाती है? न्यूरॉन। कल के सेट में हमको फिजिक्स ज्यादा देखने के लिए मिला था, ठीक है, आज बायो ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। अभी देखेंगे मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो हमारे ब्रेन का वजन कितना होता है? तो 1.2, ठीक है, 1.2 से लेके कितना? 1.4 किलोग्राम तक, ठीक है, 1.2 से 1.4 किलोग्राम। आगे बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण, ठीक है, मतलब क्या? जिसमें दोनों हो रहा है, निकट दृष्टि दोष या फिर दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो पहले एक बात को समझिए कि आंख में किसी भी प्रकार का दोष हो, निकट हो या दूर हो, ठीक है ना, तो पहले आंख के अंदर इमेज कैसा बनता है? ठीक है, हमारे आंखों के अंदर इमेज कैसा बनता है? तो वो हमेशा बनता है वास्तविक और उल्टा, यानी कि रियल भी बनता है और क्या होता है? उल्टा बनता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि किसी भी, ठीक है, मायोपिया या फिर हाइपर मायोपिया, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इमेज के बनने में, कि किसी को मायोपिया है या फिर हाइपर मायोपिया है, वो इमेज हमेशा रियल बनेगा, ठीक है ना, हमेशा क्या बनेगा? रियल बनेगा। और क्या बनेगा? उल्टा बनेगा, ठीक है ना, क्या बनेगा? हमेशा उल्टा। साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कल ही बताए थे, साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, ठीक है ना, किसका? उत्तल दर्पण।
कल के सवाल में क्या पूछा गया था? कल पूछा गया था कि दाढ़ी बनाने के लिए यानी कि शेविंग मिरर के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? तो शेविंग में किसका होता है? दाढ़ी बनाने के लिए तो अवतल होता है। हमने बताया था कि स्ट्रीट लैंप में भी, है ना, अवतल यानी कि कनकेव का इस्तेमाल होता है। कनकेव का इस्तेमाल होता है। कन्वेक्स में केवल कन्वेक्स अगर मिरर बोलता है तो इसका केवल एक ही इस्तेमाल होगा, और वो कौन सा होगा? गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है? चलिए देख लेते हैं, सीधे बनाकर देख लेते हैं कैसा होता है, हमेशा याद हो जाएगा। अवतल लेंस, ठीक है ना, क्या किए? अवतल लेंस अभी यहाँ आया, ठीक है, ये क्या करता है? ये देखिए क्या होता है, यहाँ से वो फैल जाता है, ठीक है ना। अब हम इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, इसको क्या करेंगे? पीछे की ओर बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए इसका इमेज कैसा बना? रियल बना या वर्चुअल बना? ठीक है ना, इसका इमेज हमेशा क्या होगा? सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, ठीक है ना, और वर्चुअल बनेगा, ठीक है, सीधा बनेगा, है ना, आभासी बनेगा, यानी कि वर्चुअल बनेगा। आभासी ही वर्चुअल, वर्चुअल बोलिए या आभासी बोलिए, ठीक है, दोनों एक ही टर्म है। फिर उसके बाद क्या बनेगा? हमेशा छोटा बनेगा, ठीक है ना, क्या बनेगा? छोटा बनेगा। हालांकि जब पूरी तरीके से डेडिकेटेड वीडियो हम लाएंगे किसका? लेंस और मिरर का, उसमें बहुत ही अच्छे से इसको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी भी बनता है, सीधा भी बनता है, छोटा भी बनता है, यानी कि इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। एसआई यूनिट आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा जो भी आ रहा है, कि ठीक है, क्योंकि 1 से 2 एसआई यूनिट पूछेगा ही पूछेगा। कल भी एक एसआई यूनिट पूछे हुए था, किसका? रेसिस्टेंस का, ठीक है ना, तो ओम, ठीक है, प्रतिरोध का क्या होता है? ओम होता है। आगे बढ़ते हैं। आकाश का नीला रंग, ठीक है, किस परिघटना का परिणाम है? तो आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? सोच के देखिए, है ना, कि आकाश का, ठीक है, जो नीला रंग होता है, तो सबसे पहले देखिए कि एटमॉस्फेयर के कारण होता है, वायुमंडल है तब है, क्योंकि जहां वायुमंडल अगर नहीं होता तो हमारे आसमान का रंग कैसा होता? काला होता, ठीक है ना। अगर ये एटमॉस्फेयर हट जाए, ये ठीक है ना, ये वायुमंडल हट जाए, ठीक है ना, जो हमारा ये जो वातावरण है ये हट जाए, तो हमको आसमान का रंग कैसा दिखेगा? काला दिखेगा, है ना। तो भाई क्या घटना घट रहा है इसके अंदर जो हम लोग को नीला दिखाई दे रहा है? कुछ तो घटना घट रहा होगा ना। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण, किसके कारण? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। अब वर्तन कभी नहीं होगा, परावर्तन कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? समझेंगे। परावर्तन मतलब होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन तब होता है, ठीक है ना, जब ये एक मिरर है, ठीक है ना, ये कोई लाइट आ रहा है और वो क्या हो रहा है? यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, परावर्तित हो जा रहा है। इस घटना को हम लोग परावर्तन या फिर रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये घटना नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा जो धरती है, ठीक है ना, जो अर्थ है, वो कोई मिरर नहीं है। दूसरी बात, रिफ अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन में क्या होता है, ठीक है ना, ये ऊपर में क्या होता है? रेयर ऊपर मान लीजिए, या फिर एक रेयर मीडियम मान लेते हैं, ठीक है ना, और एक क्या मान लेते हैं? डेंस। तो ये होता है ना, ये क्या होता है? अंदर की ओर थोड़ा झुका होता है, ठीक है ना, ये अंदर की ओर क्या होता है? थोड़ा झुका होता है जब वो रेयर से डेंस में आता है, ठीक है ना। हालांकि इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को आप फिर से हम समझाते हैं, आप इसको ध्यान से समझिए, ठीक है ना, कि कोई इमेज, सॉरी, कोई, ठीक है ना, कोई किरण, ठीक है ना, कोई रे, ठीक है ना, रेयर यानी कि सघन, ये विरल से कहाँ आ रही है? सघन की ओर, ठीक है ना, विरल से कहाँ आ रही है? सघन की ओर। तो क्या होगी? तो वो अभिलंब की ओर, ठीक है ना, वो क्या होगी? अंदर की ओर थोड़ी सी मुड़ जाएगी। बात को समझिए कैसे याद रखेंगे, ठीक है ना। ये रेयर मतलब आप पतला याद रखिए, एकदम सीधे, ठीक है ना। विरल मतलब पतला, विरल मतलब पतला, और सघन मतलब गाढ़ा, सघन मतलब गाढ़ा, ठीक है ना। तो जब पतला से गाढ़ा की ओर आएगा ना तो थोड़ा धंस जाएगा अंदर की ओर। क्यों? क्योंकि जो गाढ़ा है ना उसको ढकेलेगा, है ना, तो क्या करेगा? धकेलेगा अंदर की ओर। धकेलने के कारण वो अंदर की ओर थोड़ा सा दब जाएगा, है ना। मान लीजिए एक ट्रेन है, ट्रेन के अंदर किसी को, है ना, जबरदस्ती ठूस दिया गया तो क्या होता है? दब जाता है, ठीक है ना। अब जैसे ही वो फिर वापस, है ना, डेंस से रेयर की ओर जाएगा, है ना, तो दूर भागेगा, बोलेगा हाँ अब हमको आज़ादी मिला, अब थोड़ा रिलैक्स मिला। यानी कि जब पतले से गाढ़ा की ओर जाएगा तो अंदर की ओर मुड़ेगा, और जब, ठीक है, और जब गाढ़ा से पतला की ओर जाएगा तो अभिलंब से, ठीक है ना, यानी कि जो लाइन है उस लाइन से क्या होगा? दूर भागेगा। नजदीक कब जाएगा? जब गाढ़ा में जाएगा, और पतला में जाएगा तो दूर भागेगा, ठीक है। रेयर में दूर भागेगा और डेंस में अंदर की ओर जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। कौन से क्वेश्चन है? कहाँ थे हम लोग? क्वेश्चन नंबर थे हाँ,
तो क्वेश्चन नंबर हम लोग थे 32 में, ठीक है ना। हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ थे? 32 में, यहाँ पे हो गया था। तो आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो प्रकीर्णन के कारण होता है, यानी कि स्कैटरिंग के कारण होता है, ठीक है। किसके कारण होता है? स्कैटरिंग के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट मिनिमम दूरी कितना होता है, ठीक है। यानी हम अपने आंख से किसी भी चीज को मिनिमम कितना, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं कह रहे, मैक्सिमम आपका इन्फिनिटिव होगा। कभी भी किसी भी नेत्र का मैक्सिमम दूरी, मैक्सिमम जो विजुअल रेंज होता है, मैक्सिमम दृष्टि, ठीक है ना, जो दूरी होता है, देखने की जो दूरी होता है, वो इन्फिनिटिव होता है। तो वो कभी नहीं पूछता है, वो हमेशा मिनिमम पूछता है। कितना पूछता है? हमेशा मिनिमम पूछता है। और जो मिनिमम कितना होता है, ये होता है आपका 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। अगर आप 25 सेंटीमीटर से किसी भी चीज को नजदीक लाकर देख रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको क्या है? दूरदृष्टि, ठीक है। इस क्वेश्चन को ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, ठीक है ना, वरना फिर दिक्कत हो जाएगा टाइम का अभाव के, ठीक है ना। टाइम का अभाव है, हम पहले ही बोल चुके हैं कि अगर वाकई में आपको टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग बताइए। हर टॉपिक के ऊपर हम एक डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे, ठीक है ना। चाहे वो लाइट हो, है ना, प्रकाश हो, या फिर विद्युत धारा हो, या फिर कोई भी और टॉपिक। आगे बढ़ते हैं। किसी उत्तल लेंस का जो फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता निकालिए, ठीक है ना। तो क्षमता कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर दे रखा है ना, तो 1/25 होता है, ठीक है ना, 1/25। तो 25 दूनी के 50, है ना, 25 टू जा 40, 25 टू जा 50, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? देखिए, आप खुद ही देखिए, 2 डायोप्टर, ठीक है ना। फोकस बराबर क्या होता है? 1 बाई, है ना, इतना डायोप्टर होता है। एक डायोप्टर में कितना होता है? जो फोकस होता है 25 होता है, ठीक है ना। एक डायोप्टर में हमेशा कितना होता है? 25 होता है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? फोकसांतर आपका है ना, 50 दे दिया है, ठीक है ना। तो ये 50 हो गया, तो आपका डायोप्टर कितना हो जाएगा? 2 डायोप्टर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। एक प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा होता है? एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया, देखिए कि फोकस दूरी में, यानी कि जो हमारा आंख होता है, ठीक है ना, जो हमारा आंख के अंदर का जो लेंस होता है, ठीक है ना, उसमें ये जो लेंस, ठीक है ना, अभी कभी कभी क्या होता है ना कि लेंस का जो फोकस दूरी होता है उसको एडजस्ट करता है, ठीक है। तो हमारे आंख के अंदर का ये कौन सा ऐसा पार्ट है? तो ये होता है, ठीक है। यहाँ पे सिलियरी जो मसल्स होता है ना, ये जो सिलियरी मसल्स होता है, ये उसका काम होता है, ठीक है, जिसको हिंदी में पश्चमाभि पेशियां कहा जाता है, ठीक है ना, या फिर आप इसको सिलियरी मसल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, ठीक है ना। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है, ठीक है ना, यानी कि कौन, ठीक है। अभी इसमें किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो उसी लेंस फोटोग्राफी कैमरा का है या फिर हमारा मानव नेत्र का है, ह्यूमन आई या फिर फोटोग्राफी कैमरा, ठीक है। ह्यूमन आई या फिर फोटोग्राफी कैमरा, दोनों में एक ही होता है, और वो है कॉन्वेक्स, यानी कि उत्तल, ठीक है। इसी लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि एक किरण, ठीक है, मान लीजिए कोई किरण है, अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित होता है, तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी, ठीक है। तो आपका यही है अवतल दर्पण, ठीक है ना। ये कौन सा है? अवतल दर्पण। यहाँ पे क्या है? फोकस, आप इसको देख लीजिए, ठीक है, और इसको क्या है? सेंटर, ठीक है। तो अभी ये कहाँ से ये आ रही है, ठीक है ना। तो आने के बाद वो कहाँ से गुजरती है? ये आपतित मतलब ये कौन सा? इंसिडेंस, है ना, ये इंसिडेंस रे है, और यहाँ से, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी कि परावर्तित हो रही है। तो परावर्तित होने के बाद कहाँ से गुजरती है? हमेशा फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? फोकस से गुजरती है, ठीक है। रटना नहीं है, इसको समझना है। इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो आप एक बार बनाकर आंसर को टिक कीजिए, कभी गलत नहीं होगा। अगर आपको बहुत अच्छे से याद है तो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरेगा तो इसका नहीं होगा, ठीक है ना। एक वर्णी मतलब क्या होता है? ठीक है, एक वर्णी का मतलब होता है, ठीक है, हमारा जो हम लोग जो लाइट देख रहे हैं, जो विजिबल, ठीक है ना, जो विजिबल लाइट है, वो क्या है? वो 7 रंगों से बना है, ठीक है ना। हम लोग याद भी करते हैं, VIBG, यहाँ पे नहीं हटेगा, ठीक है, VIBGYOR, ठीक है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। इसको विबजियोर सीक्वेंस में याद रखते हैं, ठीक है, जिसमें तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा किसका होता है? रेड का होता है, और सबसे कम वायलेट का होता है, ठीक है। तो
सवाल पूछ रहा है एक वर्णी, मान लीजिए सिर्फ लाल रंग या फिर सिर्फ ऑरेंज या सिर्फ येलो या फिर सिर्फ ग्रीन या सिर्फ ब्लू या सिर्फ इंडिगो या सिर्फ वायलेट, इसमें से कोई एक ही रंग को अगर किसी प्रिज्म के भीतर से गुजारा जाएगा तो क्या होगा? तो उसका वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, ठीक है ना, यानी कि वो 7 भागों में नहीं बटेगा, ठीक है ना। वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया कब होती है, यानी कोई भी लाइट 7 भागों में कब बटता है? जब वो सफेद रंग का होता है। और सफेद रंग कब बनता है? जब 7 रंग आपस में मिलता है तो सफेद रंग बनता है। लेकिन कोई रेड कलर है तो क्या उसमें 7 रंग पहले से मौजूद है? नहीं है, तो कैसे उसको 7 रंगों में वो बांटेगा? ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन था, समझ गए। इससे रिलेटेड अब कुछ भी पूछेगा तो आप बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पवन, विद्युत जनित्र, अब देखिए विंड मिल के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो कुंडली को घुमाने का काम मूलतः कौन करता है, ठीक है ना। तो ये आप, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, ये विंड मिल लगा हुआ है, ठीक है ना। आप बताइए विंड मिल में पंखा को कौन घुमाता है? कौन घुमाएगा इसको? इंसान घुमाएगा? सोचने वाली बात है, ये कोई क्वेश्चन है? तो गतिमान हवा, यानी कि जो हवा चल रही है, बह रही है ना, बहने वाली हवा, वही उसको घुमाएगी। कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति, कल ही बताए थे कि कल था अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। कल क्या था? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। आज लेंस पूछ दिया है, ठीक है ना, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। तो अवतल लेंस हमेशा निगेटिव होता है और उत्तल होता है, यानी कि जो कॉन्वेक्स है, ठीक है, उसका पावर हमेशा क्या होगा? निगेटिव। और जो, ठीक है, कनकेव, इसको ध्यान से याद कीजिएगा, ठीक है ना। जो कनकेव लेंस होता है, किसी को अगर कनकेव लेंस लगा हुआ है, ठीक है ना, किसी को क्या लगा हुआ है? कनकेव लेंस, यानी कि अवतल दर्पण। कनकेव लेंस मतलब अवतल दर्पण, तो उसको माइनस लगा हुआ है। उसको क्या लगा हुआ है? माइनस। और किसी को, एक सेकंड, अवतल ही पूछ रहा है ना, हाँ, किसी को अवतल लगा हुआ है तो माइनस, यानी कि निगेटिव, ठीक है। और किसी को कन्वेक्स, यानी कि उत्तल, ठीक है ना। और जब किसी को उत्तल लेंस अगर कोई लगा रहा है, कोई व्यक्ति उत्तल लेंस का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसका पावर पॉजिटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है, ठीक है। तो विद्युत का सुचालक कौन होगा? जो मेटल होगा, सिंपल सी बात है। अब आप देखिए इसमें से मेटल कौन है, ठीक है ना। अब आप कहिएगा कि सर हीरा, ठीक है ना, हीरा मेटल नहीं, ये कंपाउंड है, ठीक है। किससे बना है? किससे बना है? कार्बन का, कार्बन का कंपाउंड है। सल्फर नॉन मेटल है, ठीक है ना। अब बच गया कौन? आयोडीन। कौन बच गया? आयोडीन। तो आयोडीन क्या है? नॉन मेटल है। आयोडीन क्या है? नॉन मेटल है, ठीक है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी नॉन मेटल है, लेकिन ये अपवाद है कि नॉन मेटल होने के बाद, यानी कि इसको इंग्लिश में कहेंगे क्या, ये एक एक्सेप्टेंस है, ठीक है ना, हाँ, कि नॉन मेटल होने के बावजूद इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है, ठीक है। निम्नांकित में कौन विद्युत का, अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा कि वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है। 1 मीटर बोल रहा है, ठीक है। तो फोकस आपका क्या है? 1 सेंटीमीटर। अब आप देखिए अवतल दर्पण, यहाँ पे ये है अवतल, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका फोकस हो गया, ये हो गया आपका सेंटर, ठीक है। ये कितना है? 1 मीटर है। ये कितना दे रखा है? 1 मीटर। तो आपका हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? ये आपका 50 सेंटीमीटर। जब भी एक मिनट, सॉरी, वक्रता त्रिज्या कितना दे रखा है? 1 मीटर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक है ना। तो फोकस कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। कैसे? सिंपल सा है। क्या है? सिंपल है कि वक्रता त्रिज्या का फोकस क्या होता है? आधा होता है। जब यहाँ से लेके यहाँ तक दे दिया है 1 मीटर, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या दिया है? 1 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था, बस समझने की, है ना, समझने का फर्क था। आगे बढ़ते हैं। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण, अब आप ही बताइए इसका आंसर, आप लोग खुद बताइए कि अभी ही हम पिछले कुछ उसमें बताए थे कि क्या, हाँ, रेयर से जब डेंस में जाएगा कोई लाइट, है ना, रेयर से क्या हो रहा है? डेंस में जा रहा है, तो क्या होगा? अंदर की ओर क्या मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा? अंदर की ओर मुड़ जाएगा, है ना। अंदर की ओर क्या होगा? मुड़ जाएगा, अभिलंब के नजदीक जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। कि रेयर से कहाँ? डेंस की ओर। सवाल क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है डेंस से रेयर की ओर।
तो जस्ट उल्टा, जब डेंस से रेयर की ओर जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो क्या होगा, दूर भागेगा उससे क्या होगा, दूर भागेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति, यानी जिससे क्या होता है, विद्युत धारा का उत्पादन होता है। ठीक है ना, तो विद्युत धारा का उत्पादन किससे होता है, ये जनित्र से होता है, जनरेटर से होता है। किससे होता है, जनरेटर से होता है। जनरेटर फ्लेमिंग के कौन से नियम पे काम करता है, लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड रूल। तो जनरेटर आपका काम करता है जनरेटर आपका काम करता है राइट हैंड रूल पे। ठीक है ना, राइट हैंड रूल। और जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो आपका फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे काम करता है। ठीक है, और जो जनरेटर होता है वो राइट हैंड रूल के नियम पर काम करता है। ठीक है, याद कैसे करें, भूल जाते हैं इस क्वेश्चन को। अब एक बात समझिए, मोटर को आप लेफ्ट हैंड से भी चालू कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड से। जनरेटर को लेफ्ट हैंड से चालू कर पाइएगा, नहीं, हमेशा उसको राइट हैंड से ही क्या करना पड़ता है, चालू करना पड़ता है। जनरेटर को चालू करने के लिए हमेशा राइट हैंड ही आपको इस्तेमाल में लाना पड़ेगा। बस सिंपल सा हो गया। या मोटर चालू करने का गया, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये जनरेटर चालू करने का गया, नहीं, ये मेरे बाएं हाथ का खेल नहीं है, इसमें थोड़ा ताकत चाहिए, है ना। तो है ना, ये हमारा राइट हैंड हमको लगाना पड़ेगा, है ना। ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है। अब पारंपरिक और गैर पारंपरिक, ठीक है ना, तो आपका कोयला हो गया। ठीक है ना, सीबीएसई वालों के लिए बहुत हार्ड वर्ड हो जाएगा, पारंपरिक और गैर पारंपरिक, समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है तो निम्नलिखित में से प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। क्या होगा, सोच के बताइए। तो बर्न इसका विक्षेपण होगा। ठीक है ना, क्या होगा, विक्षेपण होगा। नेक्स्ट, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है ना, तो कितना होता है, 220 वोल्ट होता है। और 220 हम लोग के घर में कौन सा करंट आता है, एसी आता है या डीसी आता है, तो अल्टरनेटिव करंट आता है। कौन सा करंट आता है, अल्टरनेटिव करंट आता है। हम लोग के घर में जो बैटरी होता है, उस बैटरी में क्या होता है, 12 वोल्ट होता है। एसी या डीसी, तो डायरेक्ट, है ना, ये डायरेक्ट करंट होता है। दृष्ट, ये कौन सा धारा होता है, ये दृष्ट धारा होता है। और जो बाहर से आता है, ठीक है, जिससे हम लोग बड़े बड़े इक्विपमेंट को चलाते हैं, फ्रीज, टीवी, है ना, वो प्रत्यावर्ती धारा है, अल्टरनेटिव करंट। एसी, है ना, अल्टरनेटिव करंट या फिर प्रत्यावर्ती धारा। और जो बैटरी से मिलता है, दृष्ट धारा या फिर डीसी करंट। आगे बढ़ते हैं। जस्ता का परमाणु संख्या क्या है। ठीक है ना, जस्ता का परमाणु संख्या क्या है, तो क्या होता है जस्ता का परमाणु संख्या आपका 30 होता है। जिंक का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 30 है। ठीक है ना, कल ये सवाल 2 बार आया था। ठीक है ना, कि वॉशिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, और बेकिंग सोडा, सॉरी नॉट बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में बहुत डिफरेंस है। ठीक है ना, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कभी भी बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को एक मत समझिएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं बेकिंग सोडा। ठीक है ना, इसको खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो खाने वाला सोडा आपका ये, इसमें आपका सवाल क्या पूछा है, आपका पूछा है धोबिया सोडा, तो सोडियम कार्बन, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या हो गया, Na2CO3। और जो खाने वाला सोडा होता है उसका क्या नाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे कि निम्नांकित में कौन प्रबल क्षारक है। ठीक है ना, कौन प्रबल क्षारक है, तो प्रबल क्षारक यानी कि अभी देखिए अम्लीय कौन होगा और क्षारीय कौन होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को पिछले पार्ट 1 में बहुत अच्छे से हम क्या किए थे, डिस्क्राइब किए थे। तो देखिए जो, ठीक है, प्रबल क्षारक जो होगा वो वैसा कोई रिएक्टिव मेटल होगा। ठीक है ना, जो सबसे ज़्यादा इसमें रिएक्टिव मेटल को ढूंढिए, कौन सा है भाई सबसे रिएक्टिव मेटल से इसमें कौन सा आपको दिख रहा है, हमको तो सोडियम दिख रहा है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, ये मेटल ही क्या बनाता है आपका, ठीक है, क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हेमेटाइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है, तो हेमेटाइट किसका है, लोहा का है। किसका है, लोहा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सल्फाइड अयस्क के सांद्रण निम्नांकित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, तो यानी कि सल्फर को हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, तो फेन उत्प्लावन विधि। ठीक है ना, झाग के रूप में, है ना, सल्फर के अयस्क को क्या कर लिया जाता है, पानी के ऊपर, है ना, सतह पर निकाल लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया Zn प्लस, है ना, Zn प्लस ZnO। ठीक है, क्या हुआ है इसमें, आप देखिए ये क्या हुआ, ये 2 से मिलके क्या बना, 1 बना। ठीक है, उपचयन हुआ, उपचयन अपचयन। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन गेन होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन का लॉस होता है। हालांकि इसमें हाइड्रोजन नहीं है तो ऑक्सीजन का से केवल गेन हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर अपचयन रहता तो ऑक्सीजन का आपका क्या होता है, इसमें से लॉस होता, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
ग्लूकोज का आणविक सूत्र, तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र आपके एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, C6H12, है ना, C6H12O6, ठीक है, ध्यान से इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल में, तो एक बात को समझिए, ठीक है ना, किसी भी अम्ल में या दुनिया का कोई भी चीज हो, अगर आपका इलेक्ट्रिक, ठीक है ना, करंट किसी भी चीज में फ्लो करता है तो उसके अंदर आयंस है, उसके अंदर आयंस है या फिर उसके अंदर मेटल्स है। मेटल्स में हमेशा, मेटल में क्या होता है, फ्री आयंस होता है, ठीक है ना, तो मेटल्स होगा या फिर आयंस होगा, तभी क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा क्या, उसमें आयंस होता है, ठीक है ना, तभी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। अब हम लोग वीडियो खत्म करने की ओर बस चल पड़े हैं, कुछ ही क्वेश्चन और बचा। तो लिथियम के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले एक बात देखिए, ठीक है ना, कि एल्केलाई मेटल में आता है ये कौन, लिथियम, ठीक है ना, तो लिथियम बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। अगर ये भी पूछे कि सबसे हल्का धातु, ठीक है ना, यानी कि सबसे लाइटेस्ट मेटल पूछ दे तो लिथियम, ठीक है ना, सबसे हल्का धातु लिथियम होता है, और वन है काफी ज्यादा रिएक्टिव भी होता है ये, ठीक है ना। तो इस ग्रुप का कुछ देख लेते हैं नाम, तो कौन होता है, सबसे पहले हाइड्रोजन होता है, फिर लिथियम होता है, फिर सोडियम होता है, फिर पोटेशियम होता है, फिर रुबिडियम होता है। नॉर्मली ऊपर 4 का नाम याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन सा है, यानी कि शून्य यानी कि जीरो, ठीक है ना, यानी कि कौन सा, तो शून्य में कौन सा आता है, तो जिसमें नोबेल गैस होता है, तो नोबेल गैस में कौन कौन होता है, ठीक है। सेट 1 में हम लिखवाए थे इसको, नोबेल 1 में कौन सा होता है, तो हीलियम होता है, नियॉन होता है, ठीक है ना, आर्गन होता है, क्रिप्टन होता है, जेनन होता है, और क्या होता है, रेडॉन होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें कौन सा है, कौन सा तत्व है, तो हीलियम हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नांकित में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, यानी कि सबसे ज्यादा, ठीक है ना, जिसपे आपका निगेटिव आयन हो, तो वह है आपका फ्लोरीन, ठीक है ना, सबसे ज्यादा फ्लोरीन। इसका भी हम सीक्वेंस देख लेते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, ठीक है ना, ये आपका सीक्वेंस है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन और एस्टेटीन। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, ठीक है ना, तो एक होता है एनोड, ठीक है ना, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। एनोड पे क्या होता है पॉजिटिव और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। जब, ठीक है ना, कौन सा, क्या क्या पूछ रहा है सवाल हमारा, क्या कह रहा है, विद्युत अपघटन में, तो विद्युत अपघटन में क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में क्या होता है, ठीक है ना, तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा शरीर का पीएच मान क्या है, यानी हमारे बॉडी का क्या देखना है, हमारे बॉडी का पीएच मान, तो हमारे बॉडी का जो पीएच वैल्यू कितना होता है, ये देखिए कल ही पूछा हुआ, कल का है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर आज रिपीट कर गया, है ना। तो हमारे बॉडी क्या होता है, ये देखिए एसिडिक, एसिडिक कभी नहीं, बहुत ही ज्यादा बेसिक ना, ऑप्शन सही पकड़ा गया, ठीक है, ऐसा ऑप्शन दिया ना कि दिमाग ही लगाने की जरूरत नहीं पड़ा हम लोगों को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नांकित यौगिक में कौन अम्ल है देखिए अम्ल, ठीक है ना, जिसमें कोई भी एसिड होगा तो उसमें आपका हाइड्रोजन होगा, ठीक है, किसी भी एसिड में क्या होता है, आपका हाइड्रोजन होता है, ठीक है, एसिड में आपका हर हाल में क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। और हाइड्रोक्साइड क्या होता है, जो आपका बेसिक होगा, अम्लीय और क्षारीय, क्षारीय में हाइड्रोक्साइड और अम्लीय में हाइड्रोजन। तो ढूंढिए हाइड्रोजन कहाँ है, आप कहेगा देखिए सर यहाँ मिल गया, रे गधा, तुमको हाइड्रोक्साइड दिख रहा है या हाइड्रोजन दिख रहा है, हाइड्रोजन तुमको यहाँ मिल रहा है, H2SO4, ठीक है। पीएच वैल्यू हम लोग वही तो देखते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। निम्नांकित में कौन संश्लेषित सूचक है, ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 64 हम लोग देखेंगे कि क्या है जो आपको, तो मिथाइल ऑरेंज, ये संश्लेषित सूचक मतलब ये एक वैसा इंडिकेटर है जिसको हम लोग के द्वारा केमिकली बनाया गया है, ठीक है, इसलिए इसको संश्लेषित सूचक कहते हैं, यानी कि और ये सब क्या है, ये सब नेचुरली है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, जल से प्रक्रिया क्या बनाएगा, तो कार्बोनिक एसिड बनाएगा, क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जल से करके क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा। कॉपर पाइराइट का, ठीक है ना, कॉपर पाइराइट यानी कि CuFeS2, ठीक है ना, जिसको झूठा सोना भी बोला जाता है, ठीक है, या फिर मूर्खों का सोना, ठीक है ना, फुलिश गोल्ड, ठीक है, कॉपर पाइराइट का CuFeS2।
नेक्स्ट, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो सोना। सोना को निकालने का तो उसको प्रोसेस नहीं किया जाता है, सीधे उसको पिघला के एक जगह कलेक्ट कर लिया जाता है। जबकि जिंक, आयरन, है ना, और जबकि ये जो तीनों है उसको क्या हमको ओर्स के रूप में निकलता है, आयस्क के रूप में निकलता है, ठीक है ना। उसके बाद निकालने के बाद उसको क्या करना पड़ता है? प्रोसेस करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ठीक है ना, इसमें सबसे ज्यादा क्या, सबसे ज्यादा रिएक्टेंट कौन है? तो सबसे कम रिएक्टेंट आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो सोना हो जाएगा, एक ऑप्शन तो आपका सही हट गया, ठीक है ना। और सबसे है तो जस्ता है, ठीक है ना, यानी कि जिंक है। जिंक है और जिंक के बाद आपका आ जाएगा कॉपर, ठीक है। फिर आपका आएगा चांदी और सबसे कम सोना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अधातु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? तो किसी के बाहर में कितना मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है ना। तो जितना तक वो क्या कर सकता है, ठीक है ना। अब एक लिमिटेड होता है, एक लिमिटेशन होता है, ठीक है ना। वो लिमिटेशन मतलब किसी अधातु है, नॉन मेटल है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 इतना तक रहेगा तो आपका मेटल में रहेगा। 4 5 6 7 ये होगा तो नॉन मेटल में, ठीक है। ये देखिए 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? उपधातु बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? उपधातु, यानी कि मेटलॉइड्स भी बोला जाता है, ठीक है ना, जिसमें धातु अधातु दोनों का गुण होता है। तो अधातु बोला यानी कि नॉन मेटल बोला, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पीतल निम्नलिखित में किसकी मिश्र धातु है? ठीक है, तो पीतल किससे बना है? तो पीतल बना है तांबे और जस्ता से मिलकर। क्या किससे मिलकर बना है? तांबा और जस्ता, यानी कॉपर और जिंक, ठीक है। पीतल किससे मिलकर बना है? कॉपर और जिंक से मिलकर बना है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सम अवयवी, ठीक है, मतलब हेलो, हाँ, क्वेश्चन नंबर 71। तो देखिए इसका क्या दे रखा है? मिथिल एल्कोहल और डाई मेथिल ईथर हो गया, फिर एसीटोन और एसिटल्डिहाइड हो गया, ठीक है ना। तो आपको इसका आंसर हो जाएगा एथिल अल्कोहल, डाई मेथिल और एथीन एथाइन। इसका आंसर हो जाएगा क्या? एथिल एल्कोहल और डाई मेथिल ईथर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज भी एक IUPAC ने पूछ दिया है, ठीक है, तो हम इसका भी, ठीक है, IUPAC नाम हम कल भी बोले थे कि आप याद करते जाइए। और मेथॉक्सी इथेन CH3OC2H5 इसको क्या बोलते हैं? मेथॉक्सी, है ना, मेथॉक्सी एथेन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर, है ना, लोहे में कौन सा ऑक्साइड बनता है? तो ये आयरन ऑक्साइड बनेगा जब लोहे से हम कर रहे हैं तो, है ना। लोहे से निकलने वाला क्या बनता है? तो आयरन ऑक्साइड निकलता है, ठीक है। तो हमारा आयरन ऑक्साइड Fe3O4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर कितना है? 16 है। तो वर्ग संख्या क्या होगा? ठीक है ना, यानी कि जो 16 नंबर वाला है वो कौन से वर्ग में आएगा, ठीक है ना। तो एक बात समझिए, ये आपको बोला है क्या? 16 बोला है, ठीक है ना। तो 16 का हो जाता है किस में? 15 16 सल्फर, सल्फर किस में आता है? सल्फर हो गया आपका ऑक्सीजन, ये आपका हो गया 6, ठीक है ना। सल्फर किस में आता है? सोलह, सिक्स, हाँ, तो ये आपका कैमा में आएगा? ये 16 में आएगा, ठीक है ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है ना, यानी कि H2SO4 के साथ, ठीक है, किसकी अभिक्रिया नहीं होती है? तो हाँ, कॉपर के साथ नहीं होती है, क्योंकि कॉपर से H2SO4 के साथ तनु नहीं, सांद्र, ठीक है। तनु मतलब होता है पतला, ठीक है ना, सांद्र मतलब होता है गाढ़ा, ठीक है। एक एक्वस फॉर्म हो गया, ठीक है ना, जिसको हम एक्वस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एक मिश्र धातु में 90% कॉपर और 10% टीन है। तो अभी देखिए मिश्र धातु, ठीक है ना, तो जो क्या होता है ना कि दो, है ना, दो धातुओं से मिलके बनता है ना। तो अब यहाँ पे जो मिश्र धातु बन रहा है वो क्या है? आपका कॉपर है और क्या है? टीन है। तो याद रखिएगा 90% जब, ठीक है, 90% और 10%, क्या कॉपर हो 90% और 10% क्या हो? टीन हो, ठीक है ना। तो क्या बनता है? तो आपका बनता है ब्रोंज बनता है। क्या बनता है? ठीक है ना, ब्रोंज बनता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? जिंक, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सोच के देखिए। मेटल मेटल, कभी भी दोनों तो आपस में जाएगा नहीं, ठीक है ना, ये दोनों तो आपस में जाएगा नहीं, इतना तो बुद्धि आप लोग, है ना, लगा ही सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या बनाता है? इससे क्या निकलेगा? इससे इस रिएक्शन के बाद कौन सा गैस निकलेगा? इस रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है और जो ऑप्शन है, ठीक है, हमको नहीं लगता है कि ये क्लियर हो पाया है, ठीक है ना, इसमें हमको डाउट है। ये बस हाइड्रोजन गैस तो निकलेगा, ठीक है ना, इसका आंसर तो ठीक है, इसका आंसर हाइड्रोजन गैस आ जाएगा, लेकिन ये सवाल का कोई तुक नहीं यहाँ पे बनता है।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है? ठीक है ना। अब अभी आपको बताए थे, ठीक है ना, कि Au और Ag, ठीक है ना, ये एक सिल्वर और ये गोल्ड, ये दोनों बहुत ही कम रिएक्टेंट है। सिल्वर कभी भी, है ना, घर में चांदी का जो पायल होता है, ठीक है, आप कभी भी उसमें जंग लगे, ऑक्सीडेशन, है ना, ऑक्सीजन के साथ आप कभी देखें क्या कि उसमें जंग लग गया हो? सोना में कभी जंग लगा हो? क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ कभी भी रिएक्ट करता ही नहीं है। ठीक है, तो आंसर आपको साफ दिख गया होगा इसमें। ठीक है, अयस्क में यानी ओर्स में उपस्थित उपद्रव्य क्या कहलाते हैं? ठीक है ना, तो वो कहलाते हैं आपका गैंग। निम्न, ठीक है, निम्नांकित में किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं? ठीक है ना, तो धातु का तार मतलब क्या? इलास्टिसिटी, यानी कि जिससे पतला चीज, पतला से पतला वायर खींचा जा सकता है। और सबसे ज्यादा, है ना, इलास्टिसिटी किस में पाया जाता है? ये आपका पाया जाता है, ठीक है, सॉरी एजी नहीं, आपका सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? एयू में, यानी कि सोना में, एयू यानी कि गोल्ड में। और हिंदी में इसको इलास्टिसिटी को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी मतलब तन्यता। ठीक है, तो आज का हमारा जो मॉडल सेट, ठीक है ना, मॉडल सेट क्या है? 2 खत्म हो गया। ठीक है ना, इस सेट को, ठीक है ना, आप लोगों को पूरी तरीके से, ठीक है ना, दिल से बताते हैं कि आप लोगों को समझाने के लिए जो जितना हमसे हो पाया, ठीक है ना, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आए। लेकिन इसके बावजूद अगर किसी भी तरीके का आपको कोई डाउट रह जाता है, कोई प्रॉब्लम रह जाता है, ठीक है ना, तो आप कमेंट कीजिए, बेहिचक कमेंट कीजिए, ठीक है ना। और हमारी कोई गलती हो, अगर हमारी कोई गलती है, ठीक है ना, तो आप हमें बताएं, ठीक है ना। हम प्रयास करेंगे कि अगले वीडियो में उसको इम्प्रूव करें, जिससे कि आप लोग तक जो वीडियो पहुंचता है वो और बेहतरीन वीडियो पहुंचे, ठीक है ना। जिससे कि जब आप खुश होंगे, है ना, जब आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, तो हमें खुशी होगी। ठीक है, जब कोई वीडियो बनाता है तो वो चाहता है कि जो उस वीडियो को देखने वाले लोग हैं उनको वो वीडियो पसंद आए। तो आपको इस वीडियो में कोई भी कमी दिखती है तो आप हमें ज़रूर बताएं, और अच्छा लगता है तो दोस्तों में शेयर करें, ठीक है ना, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को कहिए सब्सक्राइब करने, ठीक है ना। और अगर वीडियो कंप्लीट देखे हैं तो अगर अच्छा लगा तो लाइक भी दबाते जाइएगा। तो मिलते हैं हम अगले सेट में, सेट 3 में। तब तक के लिए बाय बाय।